नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे की इशू पे कि क्या चाइना का इकोनॉमिक आइसोलेशन किया जाना संभव है। और जय जो कि एक्रोनिम है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया था जापान, अमेरिका और इंडिया को, इसमें अमेरिका की जगह पे आप ऑस्ट्रेलिया को रखो। ये चारों मिला करके क्वाड बनाते हैं। तो क्वाड और क्वाड प्लस का मेरा वीडियो पड़ा हुआ है इस चैनल पे, आप बेसिकली जो ज़्यादा जानकारी के लिए उसे देख सकते हो। तो इसमें जापान की तरफ से ये पूरी पहल शुरू हुई है। आपको पता ही है शिंजो आबे जापान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपने पद से हट रहे हैं। हालांकि अभी तक इनकम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर यही हैं, इनकी जगह पे शुगा आने वाले हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वही चुनाव जीतेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन साहब, और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इन तीनों ने मिलकर के चाइना को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो वो कितना ज़्यादा वायबल है, कितना ज़्यादा सफल होगा और उसके क्या आयाम आने वाले समय पे जियोपॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। अ न्यू सप्लाई चेन टू आइसोलेट ड्रैगन। ठीक है, एक नई सप्लाई चेन भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के बना रहे हैं। तो ये तीनों देश मिल करके, देखिए जापान इनमें सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जापान, जो कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। भारत अभी बेसिकली जर्मनी के बाद 5वें नंबर पे है 2.9 ट्रिलियन, लेकिन इस साल के कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम लोग फ्रांस और इंग्लैंड से पीछे जा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। अभी हम 5वें स्थान पे हैं, याद रखिएगा। सबसे बड़ी इकोनॉमी है अमेरिका 21 ट्रिलियन के साथ, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है चाइना 14 ट्रिलियन के साथ। तीसरे पे मैंने जैसा कि बताया आपको जापान, चौथे पे जर्मनी आती है और 5वें पे भारत है 2.9 ट्रिलियन के साथ। तो भारत का सपना है जापान तक पहुंचने का, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। हालांकि आज के समय में ये संभव होना बहुत ही ज़्यादा कठिन लगता है। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के नाम से ये कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है कि हम एक ऐसी सप्लाई चेन बनाएं जिससे चाइना पर हमारी निर्भरता कम हो सके और बीजिंग का जो एग्रेसिव पॉलिटिकल और मिलिट्री बिहेवियर है उससे नाराज होकर के ये पूरा का पूरा एक्शन का रिएक्शन है। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ कोई एक बार रिपीट कर दे कमेंट थ्रेड में कि एक्शन का रिएक्शन जो हर चीज का होता है। तो जापान की जो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, ट्रेड और इंडस्ट्री है उसका ये डिसीजन है। बेसिकली उसने अभी क्या किया कि जापान अभी तक देखिए सब्सिडीज दे रहा था अपनी उन कंपनीज को जो चाइना छोड़ करके किसी और देश में जाना चाहती हैं, कि आपको उन देशों में जाने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी वो जापान सरकार देगी। तो इसमें अभी तक आसियान देशों को सिर्फ जोड़ा गया था कि आसियान के जो 10 देश हैं, एक बार कोई सारे नाम लिखते 10 देशों के, तो आसियान के जो 10 देश हैं वहां पे अगर आप अपनी कंपनी लगा रहे हो, जापान की कंपनी है, चाइना से हटा के वहां पे लगा रहे हो, तो आपको सब्सिडी मिलेगी। अभी इसी लिस्ट में इंडिया और बांग्लादेश को भी जोड़ दिया गया है कि आसियान के साथ साथ आप भारत और बांग्लादेश में भी अगर अपनी कंपनी डाल रहे हो तो भी आपको सब्सिडीज मिलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। भारत इसमें से ग्रैब करने की कोशिश कर सकता है, जितनी ज़्यादा जापानीज इंडस्ट्रीज को वो ग्रैब कर पाए। तो हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है बेसिकली वो इससे सॉल्व हो जाएगा। टोक्यो जो है वो SCRI यानी कि सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे का ऐसा। तो जापान SCRI को इस साल नवंबर 2020 तक एकदम लागू करने के फेवर में है। आज जितने भी देश हैं इंडो पैसिफिक में, ये मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं, चाहे वो गलवान इशू हो भारत के साथ, ठीक है, चाहे वो वियतनाम के साथ क्लैशेस हों, चाहे वो साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ क्लैशेस हों जहां चाइना ने 9 डैश लाइन खींच दी है और लगातार दिक्कत पैदा कर रहा है, चाहे वो सेनकाकू आइलैंड को लेकर के किसके साथ है, जापान के साथ विवाद है, तो चाइना लगातार विवाद पैदा कर रहा है। इसीलिए आपको पता होगा यूएस ने अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज का बेड़ा निमिट्स अभी भेजा था और उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, हम तो फ्री नेविगेशन को मानते हैं, हम तो आराम से, ये ग्लोबल सीज हैं, यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, जा सकते हैं, इसलिए हमने ये भेजा है, जिसको रोकना है तो रोक लो। तो ये साउथ चाइना सी से होते हुए गया था और भारत से जब ये गया तो भारत के 2 थे जिन्होंने इसके साथ पैसेक्स किया था। तो वो दोनों जहाज कौन से थे जिन्होंने पैसेक्स यानी कि पासिंग एक्सरसाइज की थी, ये भी आप मुझे कमेंट थ्रेड में बताइए। तो इन सब ने मिलकर के यहाँ पे अपने हैंड्स को ज्वाइन किया है ड्रैगन को एक सबक सिखाने के लिए। अब चाइना आपको पता है पूरी दुनिया में हब है ग्लोबल सप्लाई का। देखिए जब जनवरी और फरवरी में कोरोना वायरस का असर शुरू हुआ था तो भारत समेत बहुत से देश जो चाइना से माल आयात करते हैं, ठीक है, वी इंपोर्ट बेसिकली फ्रॉम चाइना, तो जो भी हमारे इंपोर्ट्स थे ना, चाहे देखिए जैसे कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, तो फार्मा इंडस्ट्री भारत की
सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। हम लोग सेकंड नंबर पे इसमें एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, और अफ्रीका के देशों में जो भी सस्ते दवाइयाँ मिल रही हैं जिससे वैक्सीनेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं, तो वो भारत की तरफ से दवाई जा रही है। तो भारत का फार्मा सेक्टर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। लेकिन इस फार्मा इंडस्ट्री में दवाइयों को बनाने के लिए जिन एपीआईज की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये भारत 70% तक चाइना से इंपोर्ट करता है। पहले भारत इसे खुद बनाता था, 1980s के बाद से चाइना में ये इतने सस्ते उस पे बनने लगा कि भाई इंडस्ट्रीज़ ने भी सोचा कि यार क्या ज़रूरत है बनाने की, यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, इंपोर्ट करने पे कॉस्ट इससे भी कम लग रही है, तो इसको इंपोर्ट ही कर लो। तो धीरे धीरे करके हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई। आज डिपेंडेंसी ये है कि एक पैरासीटामॉल, जी हाँ, नॉर्मल कॉमन कोल्ड के लिए यूज़ की जाने वाली पैरासीटामॉल भी जो उसके एपीआई हैं वो चाइना से आते हैं। तो अगर आपने इसको एकाएक बंद किया तो फिर आपकी पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए धीमे धीमे स्ट्रैटेजिक डीकपलिंग, ये शब्द आता है स्ट्रैटेजिक डीकपलिंग। इसका मतलब कोई समझा लेगा क्या कि स्ट्रैटेजिक डीकपलिंग जो भारत सरकार कर रही है ये कितनी सही है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक डीकपलिंग, तो धीमे धीमे करके हम लोग इस चीज़ से अलग हो रहे हैं। अब विश्व में मैंने आपको बताया, ये देखिए ये फिगर 2.2499, इसे बिलियन कर लीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिलियन नहीं है, बिलियन है। तो भारत की मैंने अर्थव्यवस्था आपको बताई थी 2.9 ट्रिलियन है, ठीक, डॉलर्स में। याद रखिएगा ये रुपए में नहीं है, डॉलर में है। 1 ट्रिलियन रुपए का मतलब होता है 1 लाख करोड़, ओके। तो ये ट्रिलियन है लेकिन ये डॉलर्स में है, रुपए में नहीं है। टोटल ये 208 लाख करोड़ में आएगा। अगर आप ऐसे इसको देखना चाहो रुपए में तो ये 208 लाख करोड़ है। तो अब आप यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो कि भारत की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है उसके आधार पे ये 20% अब की बार कम से कम श्रिंक होने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है। तो भारत जाकर के बैठेगा उस वैल्यू पे जितने का चाइना करता है एक्सपोर्ट। चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है? 2499 बिलियन डॉलर्स। और भारत कितना एक्सपोर्ट करता है? सिर्फ 300 बिलियन डॉलर्स। भारत का ये आंकड़ा पिछले 8 साल से बना हुआ है। 2014 में सरकार बदलने के बाद इसमें दावे बहुत किए गए थे कि हम बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट हुआ कुछ नहीं। आप आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते ना, तो आंकड़े तो सही बता रहे हैं। तो चाइना हमसे 8 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ये है चाइना की पावर। चाइना को इकोनॉमी को चला रहा है ये एक्सपोर्ट का पूरा सिस्टम। अब चाइना के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो यूएसए हैं, यूरोपियन यूनियन है, और इंडिया भी इसमें आता है। अब यहाँ पे ये ग्राफ बहुत ही अच्छा है, आप इसमें देखो जो भी ग्रीन कलर वाले हैं ना, बेसिकली इनके साथ चाइना का सरप्लस है। जैसे भारत के साथ एक समय 58 बिलियन तक का सरप्लस था, ये मैक्सिमम तो 63 बिलियन तक गया था, अभी ये कम होकर के 45 बिलियन के आसपास आ चुका है। अमेरिका के साथ इनका देखिए कितना बड़ा सरप्लस है, इसीलिए ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने चालू की कि भाई आप एक्सपोर्ट तो बहुत कर रहे हो, इंपोर्ट तो हमसे ले ही नहीं रहे हो। ठीक, यहाँ पे हांगकांग के साथ देखिए, हालांकि हांगकांग इनका पार्ट है, बट आप देखो साउथ कोरिया के साथ और ताइवान के साथ, तो यहाँ पे कहानी उल्टी हो जाती है। लेकिन आप नीदरलैंड के साथ देखो, एक छोटा सा देश है वेस्टर्न यूरोपियन नेशन का, तो इसमें आप देखो डच बेसिकली इन्हीं को कहते थे, डच भी भारत में आए थे ना, तो डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई थी? मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, कोई जवाब दे। तो डचों के साथ इनका 61 बिलियन का ट्रेड इम्बैलेंस है। तो ऐसे पूरी दुनिया में चाइना ने अपने पांव जमा के रखे हैं। चाइना जो मेजर इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें ब्राज़ील, तो ये सबसे पहले ब्राज़ील, ठीक है, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर यूएस आता है, इसके साथ साथ इंडिया आता है, साउथ कोरिया आता है। ये सारे मैं मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात कर रहा हूँ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जोड़ करके, और ताइवान आता है, और एक जापान को भी ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें भारत का शेयर बहुत कम है। चाइना जो भारत को एक्सपोर्ट्स करता है वो चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स का 2% से 3% है, ठीक है। लेकिन अगर आप ईयू और यूएस को जोड़ दोगे तो ये मिलाकर के चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स का 30% चाइना एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को और यूएसए को। तो अगर ये दोनों एक होकर के हाथ मिला लें तो चाइना को अच्छी खासी मार पड़ सकती है। और चाइना की इकोनॉमी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड है, ठीक है। चाइना देखिए, इकोनॉमी के 2 इंजन होते हैं। एक तो इकोनॉमी चलती है डोमेस्टिक कंजम्पशन से, जैसे भारत में क्या दिक्कत चल रही है कि भारत में डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं हो रहा है, डिमांड हमारी चौपट है। तो एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन से चलती है कि देश में लोग कितना खर्च कर रहे हैं, सरकारें कितना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, ठीक है, सरकारों का खर्चा होता है, ये सब जुड़ता है। तो ये तो एक्सपेंडिचर मेथड से हो गया जीडीपी निकालना। एक होता है आप एक्सपोर्ट्स से कितना कमा रहे हो। तो चाइना एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा कमाता है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के मामले में थोड़ा सा उसका पलड़ा एक्सपोर्ट्स पे भारी है। इसीलिए विश्व के जितने भी इंपॉर्टेंट नेशन हैं, चाहे वो अमेरिका है, वो सब यही कह रहे हैं
कि भाई आप अपनी इकोनॉमी का जो स्क्यूनेस है, जो एक्सपोर्ट्स की तरफ झुका हुआ ज़्यादा है तराजू का पलड़ा, उसको आप बराबर करने का काम कीजिए, वरना ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दुनिया अब China+1 की स्ट्रेटजी पे काम कर रही है। देखिए, चाइना छोड़ने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। जितनी भी विश्व की बड़ी कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि चाइना में तो रहना ही रहना है, चाइना का एक अल्टरनेटिव ढूंढो कि कल को कुछ भी हो जाए चाइना के साथ, मान लीजिए सारे देश मिलकर के चाइना के खिलाफ बगावत ही कर दें, क्योंकि चाइना का ये एटीट्यूड है, चाइना से सामान खरीदना बंद कर दें, तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी एमएनसीज में ताले लग जाएं, तो उनका काम चलता रहे, इसलिए वो China+1 की स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। और भारत इसमें चाहता है ग्लोबल सप्लाई चेन में टॉप पे जाने का, तो ये तभी पॉसिबल है जब कम से कम अगले 10 सालों तक भारत में नेशनल इशू हमारा सिर्फ एक होना चाहिए, हमारे देश का मिशन सिर्फ एक होना चाहिए कि हमें इकोनॉमिक पावर बनना है। भारत में जो टीवी डिबेट्स हों वो इस बात पे हों कि कैसे हर इंडिविजुअल अपना रोल प्ले कर सकता है इकोनॉमी को लेकर के। भारत में 9 बजे की जो डिबेट होती है टीवीज़ पे, वो इस पे होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम इंटरव्यूज़ इस पे होने चाहिए, अखबारों में ये खबरें छपनी चाहिए, मैगजीन्स में यही खबरें आनी चाहिए। जितने भी फालतू के इश्यूज़ हैं सबको बंद करके सिर्फ इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, तब कहीं हम सोच सकते हैं कि 10 सालों में हम चाइना के लेवल तक पहुंचने का, ठीक है, सोच सकते हैं। एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है इसके बाद भी ये हो जाए, क्योंकि चाइना ने ये सब कुछ 30 साल में कम्युनिस्टों के डंडे से किया है, ठीक है। वहाँ पे लोग अपनी इच्छा से ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, हालांकि उनके पेट भरे हुए हैं, उनके जेब में पैसा है, वो आराम से सब चीज़ें परचेज कर सकते हैं। उनका पर कैपिटा इनकम कितना है? 10,000 है, ठीक है। और भारत का कितना है? $2,000 है। तो चाइना का 5 गुना ज़्यादा पर कैपिटा है हमसे, और चाइना की पॉपुलेशन भी हमसे ज़्यादा है, तो इसका बहुत असर पड़ता है। जब हर व्यक्ति के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो चाइना बड़ा मार्केट बन जाएगा। भारत में आप 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति आए हैं, ठीक है, तो ये भारत छोटा मार्केट है। अब एक आदमी 2,000 रुपये में से ही जो खरीदेगा ना, जो उसमें नेसेसिटी के आइटम्स हैं उनको अलग कर दीजिए, तो उसके पास जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होते हैं कि अपनी इच्छा से आपने कुछ खरीदा, आप फिल्म देखने चले गए, आप कहीं शो देखने चले गए, तो वो खर्चे कम होंगे। जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तब तक इकोनॉमी बूस्ट नहीं करेगी। चाइना में डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और भारत में कम हैं, तो इसका भी फर्क पड़ता है। विश्व में जो बैठी हुई कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, वो इन सारी चीज़ों को देखती हैं। तो सरकार बहुत तेज़ी से कोशिश कर रही है चाइना के एग्रेशन को देखते हुए। आपको पता ही है कि लगभग 40 सालों के बाद पहली बार बुलेट्स भी चली हैं LAC पे, तो ये भी काफ़ी की कंसर्न है भारत के लिए। और अब भारत धीमे धीमे कोशिश कर रहा है कि कैसे हम स्ट्रेटेजिक डीकपलिंग करें। सरकार प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव दे रही है कि इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं और जो फार्मास्यूटिकल है, कि भैया आप अपनी डिपेंडेंस को कम करो। 70,000 करोड़ के मोबाइल फ़ोन चाइनीज़ हमने लिए, जिसमें Xiaomi हो गया, ठीक है, Vivo हो गया, Oppo हो गया। इस 3 के हमने 70,000 करोड़ के सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स ले लिए पिछले साल। तो अब 70,000 करोड़ आपने दिए चाइना को मोबाइल फ़ोन के लिए। चाइना ने उस पैसे का इस्तेमाल किया अपनी डिफेंस के लिए, ठीक। डिफेंस गया चाइनीज़ आर्मी यानी कि PLA के पास, PLA ने उससे LAC पे किया उत्पात, और LAC पे इंडियन आर्मी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें यही पैसा काम आया। तो आप देख रहे हो कैसे कि चेन बनती चली जा रही है। तो हमारा पैसा चाइना कहाँ इस्तेमाल कर रहा है? हमारी ही सीमा पे हमारे ही सैनिकों को मारने के लिए, परेशान करने के लिए कर रहा है। तो इससे बाहर निकलने के लिए सरकार अब धीमे धीमे प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव ला रही है कि आपका कोई भी ऐसा कॉस्ट अलग से लग रहा है या आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हम पैसे देने को तैयार हैं। अभी जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के दिन ये अपनी स्पीच दी थी, तो उसमें इन्होंने कहा था कि हम हब बनना चाहते हैं सप्लाई चेन्स का, और ना सिर्फ मेक इन इंडिया बल्कि हम मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए भी काम करेंगे। अब जापान ने भी, अभी आपको पता ही है, मैंने ये बता दिया कि इंडिया और बांग्लादेश को भी उस लिस्ट में शामिल किया है जहां पे कंपनीज को जाने पे सब्सिडीज दी जाएंगी। अब पैंडेमिक आने के बाद से जापान की 30 कंपनीज अभी तक साउथ ईस्ट एशिया में जा चुकी हैं। अब इस लिस्ट में भारत बांग्लादेश जुड़ा है, तो उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे भी बहुत सी कंपनीज आएंगी। इंडिया का अप्रोच बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, ना सिर्फ हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है यानी कि आत्मनिर्भर बनना है, बल्कि हमें विश्व की जो नीड्स हैं उनको भी पूरा करना है। एक ग्लोबल सप्लाई चेन के हब के रूप में भारत ज़्यादा फेवरेबल, ज़्यादा डेमोक्रेटिक, ज़्यादा विश्वसनीय और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नेशन बन के उभरेगा। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, हम फ्री मार्केट लिबरलिज्म में विश्वास रखते हैं, लेसेस फेयर पॉलिसी है, जो जैसा है वो वैसा है, जो दिखता है, ठीक है। चाइना में तो कुछ भी क्लियर नहीं है। 70,000 कोरोना केसेस, कोई विश्वास करेगा क्या कि सिर्फ इतने ही है चाइना में? अरे कम से कम इसके 20 से 30 गुना होंगे, इवन 50 गुना तक हो सकते हैं। तो ट्रस्ट वर्दीनेस भारत ही दे सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
अपने कमेंट्स लाइक और शेयर करते रहिए। आपको स्टैटिक जीके पे और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए ये भी मुझे बताते रहिए। मैं बीच बीच में स्टैटिक जीके तो लाऊंगा ही लाऊंगा, वो सीरीज़ अपनी चलेगी, बट जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है तो वो आपको देना भी मेरा काम है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें साथ बाई साथ चलेंगी। आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए अवेलेबल हैं, आप इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।